Hello बच्चों, today I will going to teach you about ह्यूमन इंसुलिन। अब ये ह्यूमन इंसुलिन क्या है, कैसे हमने डिमांड हुई उसकी, किस तरह से हमने उसको यूज़ किया। तो देखो बेटा, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस अपनाते हैं तो उसमें बेटा एक प्रोसेस करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो पीछे का पोर्शन है बेटा, तो पीछे से पढ़ते हुए हम लोग इस पर आए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बेटा जब हम जो एप्लीकेशन है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, किस पर देखते हैं, इन मेडिकल फील्ड। किसमें, इन मेडिकल फील्ड हम लोग क्या देखते हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बेटा मेडिसिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो मेडिसिन का प्रोडक्शन किया है बेटा, उस मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन, या इसी को बोलते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग। जो थेरेप्यूटिक ड्रग होता है बेटा वही है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की जाती है। अब अगर इनकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो बेटा पूरे वर्ल्ड वाइड में कितनी है, 30। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितनी है बेटा, 30 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बेटा थेरेप्यूटिक ड्रग का प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो। लेकिन अगर हम इंडिया की बात कर दें तो बेटा इंडिया में केवल उसमें 12 ही थेरेप्यूटिक ड्रग को अलाउ किया गया है, केवल 12 ही थेरेप्यूटिक ड्रग को अलाउ किया गया है। कहां में, इंडिया में। ठीक है, चलो अब फॉर एग्जांपल एक हम लोग की एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसका नाम है क्या बेटा, ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन हम लोगों ने क्या किया है बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वो भी क्या है, थेरेप्यूटिक ड्रग है। ऐसे बेटा ह्यूमन इंसुलिन तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन एनसीईआरटी में एक और जगह ये थेरेप्यूटिक ड्रग का एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोल सकते हो अल्फा इंटरफेरॉन, वो भी बेटा एक क्या है, थेरेप्यूटिक ड्रग है। अब ये अल्फा इंटरफेरॉन कहां पढ़ते हो आप बेटा, कैंसर के ट्रीटमेंट में पढ़ते हो आप। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, जब भी ट्यूमर सेल बॉडी के अंदर कहीं बनती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बेटा इतना कैपेबल होता है कि उसको जाके वो रिकॉग्नाइज करके क्या करते हैं, ट्यूमर सेल को किल कर दे। और उसमें हमारी मैक्रोफेजेस होती हैं एंड नेचुरल किलर सेल होती हैं, ये सब सेल्स होती हैं जो किल करती हैं। वो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, ये सब किल करती हैं। ठीक है, तो बेटा जो कैंसर सेल होती हैं उनको बेटा हमारा इम्यून सिस्टम कभी कभी क्या नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता, और वो बॉडी के अंदर क्या बनाती जाती हैं, ट्यूमर बनाती जाती हैं। क्या बनाती जाती हैं, ट्यूमर बनाती जाती हैं। अब बेटा उस इम्यून सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट कैसे करेंगे हम लोग बेटा, बाहर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक इंटरफेरॉन बनाया है जिसको बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। उसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, सीधा इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, और हमारा इम्यून सिस्टम बेटा तुरंत उन कैंसर सेल के लिए डिटेक्ट करता है और तुरंत उनको क्या कर देता है, किल कर देता है जाकर। तो वो भी एक क्या है, थेरेप्यूटिक ड्रग है। तो इतना बहुत है इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, ह्यूमन इंसुलिन। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। अब बेटा ह्यूमन इंसुलिन की अगर हम बात करें तो नीट में बेटा पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि वो फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन का नाम बताओ जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया जा चुका है। तो बेटा यही ह्यूमन इंसुलिन फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन है जो कि बेटा आरडीटी टेक्निक की मदद से क्या किया जा चुका है, प्रोड्यूस किया जा चुका है। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, अगर कोई पूछे इसका केमिकल नेचर क्या होता है तो बेटा इसका केमिकल नेचर होता है प्रोटीनेशियस।
कैसा होता है? प्रोटीनेशियस। कैसा होता है? प्रोटीनेशियस। कैसा होता है बेटा? प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है, अब प्रोटीनेशियस का मतलब क्या है बेटा? प्रोटीन है। प्रोटीन है तो आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। पॉलीपेप्टाइड चेन होगी यानी एमाइनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो यहां पर बात आती है कि कितने एमाइनो एसिड होंगे। तो बेटा सुनो, यहां पर अगर हम लोग बात कर दे फंक्शनल इंसुलिन की, किसकी? फंक्शनल इंसुलिन। तो बेटा अगर फंक्शनल इंसुलिन की बात कर दे तो इसमें बेटा होते हैं 51 एमाइनो एसिड। कितने होते हैं? 51 एमाइनो एसिड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितने होते हैं? 51 एमाइनो एसिड होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो ये इसका क्या हो गया? केमिकल नेचर हो गया। अच्छा, यूज क्या है इसका? क्यों हमने ह्यूमन इंसुलिन की बात की? क्यों हमें जरूरत पड़ी? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का ही एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियास। क्या नाम है बेटा? पेनक्रियास। अब वो पेनक्रियास में बेटा क्या होता है? वो बेटा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि वो एंजाइम भी निकालती है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, और वो बेटा हार्मोन भी निकालती है जो कि आपकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में काम आता है। तो अगर हम बात करें कि हार्मोन के लिए बेटा उसके पास कौन सी सेल्स होती हैं, तो आपकी एनसीईआरटी में दिया आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब उन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी सेल होती है बेटा, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अब डेल्टा आपके कोर्स में है नहीं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अल्फा बीटा आपके कोर्स में है तो हम लोग उसको क्या करने वाले बेटा? डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अल्फा सेल की, तो बेटा अल्फा सेल का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। कैसे? वो अल्फा सेल बेटा एक हार्मोन का सिक्रीशन करेगी जिसका नाम है ग्लूकेगॉन हार्मोन। अब वो ग्लूकेगॉन हार्मोन बेटा क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा जब घटा हुआ होगा तब। ये नहीं कि ऐसे ही बढ़ा रहा है, जब कम लगेगा उसको ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? बेटा आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर, और लीवर बेटा ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन क्या करता है? स्टोर करता है। तो वो बेटा उसको स्टोर करके क्या रखे होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखे होगा। ये ग्लूकेगॉन उसकी जो लीवर की जो सेल होती है जिनको बोलते हैं हेपेटोसाइट, उस पर काम करेगा, और उस पर काम करने के बाद बेटा उसके सारे जो ग्लाइकोजन है उसको बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। अब मान लो कभी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है ज्यादा, कहां पर? ब्लड में। तो बेटा पेनक्रियास में जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें जो बीटा सेल है वो निकालेगी इंसुलिन हार्मोन, और वो इंसुलिन हार्मोन बेटा क्या करता है? वो इंसुलिन हार्मोन जो है आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या कर देता है? बढ़े हुए लेवल को घटा देता है। कैसे घटाता है? जो ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल है उस ग्लूकोज को उठा उठाकर बेटा कहां डालेगा? आपका एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट होंगी, उनको दे देगा और कहेगा भैया वो स्टोर करो। और बेटा इधर क्या होगा आपका? इधर ये हिपेटोसाइट पे काम करेगा और हिपेटोसाइट से बोलेगा कि जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में ब्लड में बढ़ाया गया था, उस ग्लूकोज को उठाकर वापस से लीवर के अंदर डाल देगा एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इंसुलिन कर क्या रहा है? इंसुलिन हमारे ब्लड में कभी भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो बेटा उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अब ग्लूकोज का लेवल अगर कम होगा तो क्या फायदा होगा? अगर ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा मतलब मेंटेन रहेगा तो बेटा कभी बढ़ेगा नहीं। अगर मान लो बढ़ रहा है तो बेटा एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह हिंदी में बोलते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस जैसी डिजीज होती है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है। और क्यों बढ़ा हुआ होता है? क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, बीटा सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, जिसके कारण इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो पाता, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या कर जाता है? बढ़ जाता है, और आपको एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इसमें आता है ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया। ग्लूकोज बढ़ जाएगा यूरिन में, कीटोन बॉडी यूरिन में बढ़ जाती है,
और हमें डिटेक्ट हो जाता है कि जब कीटोन बॉडी और ग्लूकोज दोनों ही बढ़ा हुआ है यूरिन में, तो बेटा वहां पर हम लोग क्या समझ जाते हैं कि यहां पर जो है अब क्या हो गया है, यहां पर हमें डायबिटीज मेलाइटस हो गया है। डन। तो चलो यूज समझ में आ गया, क्या यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, क्लियर। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें अर्लियर समय की, तो बेटा अर्लियर समय में जो है जब हमारे पास कोई भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो उस समय हम लोगों को जब भी इंसुलिन का जो डायबिटीज का जो पेशेंट आता था बेटा, डायबिटीज मेलाइटस, दो टाइप की डायबिटीज होती है, एक इंसिपिडस एक मेलाइटस। जो मेलाइटस होती है बेटा, वो बेटा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और जो इंसिपिडस होती है उसमें बार बार प्यास लगता है, क्योंकि डाययूरेसिस कंडीशन आती है, यूरिन के थ्रू ज्यादा पानी लॉस होता है। तो उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इधर आते हैं। तो डायबिटीज केवल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे तो सही रहेगा। तो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है बेटा, जो उसके पेशेंट थे बेटा, वो जब डॉक्टर के पास जाते थे तो उनके पास बेटा कोई ऐसी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं थी, थेरेपेटिक ड्रग उस समय नहीं थी। तो बेटा वो क्या करते थे, जो बेटा स्लॉटर्ड कैटल पिग्स होते थे, स्लॉटर्ड का मतलब होता है मरे हुए, हत्या करके, कैटल का मतलब होता है जो बेटा आपके जो गाय भैंस होते हैं, बफेलो काऊ, और पिग्स डॉग, इन सबके पेनक्रियास से बेटा इनको मार कर इनके पेनक्रियास से इंसुलिन को निकाल लिया जाता था। और इंसुलिन को निकालने के बाद बेटा क्या किया जाता था, पेशेंट को दे दिया जाता था। अब पेशेंट को देने के बाद कुछ पेशेंट तो नॉर्मल हो जाते थे बेटा, लेकिन कुछ पेशेंट में वो इंसुलिन बेटा एलर्जन का काम करने लग जाता था। हमारा इम्यून सिस्टम उस इंसुलिन के लिए बेटा एक्सजरेटेड इम्यून रिस्पांस देने लग जाता था, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी दिखाने लग जाता था, जिसके कारण क्या होता था बेटा, एलर्जी कॉज हो जाती थी, सेकिनेस होती थी, उनको उलझन होती थी, बेचैनी सी होती थी उनको। तो बेटा ये सब इसके साइड इफेक्ट थे। तो हमको जरूरत पड़ी, यहां पर हमको जरूरत पड़ी क्या, कि अब हमें एक ऐसा इंसुलिन तैयार करना है जो कि बिल्कुल क्या हो, ह्यूमन के इंसुलिन के जैसा हो। तो उसके लिए बेटा हम लोगों ने यूज किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या यूज किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करेंगे तो कैसे क्या होता है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटा क्या बात करेंगे, देखो अब आपके पास जो ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन होता है बेटा, वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। किस पर होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो क्रोमोसोम नंबर पे 11 पे क्या होता है बेटा, आपका इंसुलिन का जीन होता है। किस पर होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्या होता है, ह्यूमन इंसुलिन। अब ये ह्यूमन इंसुलिन जीन होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होता है बेटा, ये जो जीन है ये देखो हमने बनाया, आपको पता है अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, तो यहां पर प्रमोटर, टर्मिनेटर और बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, बोलो ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। अब इससे बेटा बनता है आपका क्या, mRNA। आपको पता है क्या बनता है, mRNA। mRNA जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से बेटा क्या बनता है, mRNA से बनता है क्या, प्रोटीन। क्या बनता है बेटा, प्रोटीन। mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। तो यहां पर क्या हो गया, प्रोटीन बन गई हमारे। और आपको पता हार्मोन ही प्रोटीन है, या प्रोटीन ही हार्मोन है, कुछ भी बोल दो, क्योंकि इसका केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीनीशियस है। तो यही तो हमारा इंसुलिन होगा। लेकिन सुनो बहुत ध्यान से बेटा, यहां पर थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, यहां पर अगर मैं बनाऊं तो दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। देखो बेटा, ये जो हमारा जो प्रोटीन बनकर तैयार हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं
प्री प्रो इंसुलिन। क्या बोलते हैं इसको? प्री प्रो इंसुलिन। ये क्या होता है देखो बेटा, इसमें हमारे पास चेन होती है। कौन सी चेन होती है देखो बेटा, तीन। इस प्रोटीन में तीन पेप्टाइड चेन होती है। कितनी? तीन पेप्टाइड चेन। कौन कौन सी देखो, एक होती है ए पेप्टाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए पेप्टाइड। और दूसरी होती है बेटा क्या? सी पेप्टाइड। क्या होती है? सी। क्या होती है बेटा? सी पेप्टाइड। और यहां पर बेटा होती है बी पेप्टाइड। क्या होती है यहां पर? बी पेप्टाइड। ऐसा होता है। तो बेटा ये है ए पेप्टाइड, ये है सी पेप्टाइड। अब ये जो ए पेप्टाइड है बेटा, इसमें अमीनो एसिड का नंबर होता है 21 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 21 अमीनो एसिड ए पेप्टाइड में होते हैं। 30 अमीनो एसिड होते हैं बेटा किसमें? बी पेप्टाइड में। और 31 अमीनो एसिड होते हैं बेटा आपके सी पेप्टाइड में। 31 अमीनो एसिड किसमें होते हैं? सी पेप्टाइड में होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर हम इसमें बात करें ओवरऑल कितने अमीनो एसिड जा रहे हैं बेटा, देखो 30, 31, 61, 61, 20, 81, 82 जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि हमारे जो इंसुलिन है जो कि फंक्शनल है, उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 21 अमीनो एसिड। तो बेटा क्या ये फंक्शनल है? अभी नहीं। ये बेटा होता है नॉन फंक्शनल। क्या होता है ये? नॉन फंक्शनल। क्यों होता है? क्या होता है देखो, नॉन फंक्शनल होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं इमेच्योर इंसुलिन। क्या बोलते हैं बेटा? इमेच्योर इंसुलिन। क्या बोलते हैं इसको? इमेच्योर इंसुलिन बोलते हैं। क्लियर? तो ये इमेच्योर इंसुलिन है बेटा। अब सुनो, तो बेटा हमें यहां पर जरूरत है क्या? सुनो बहुत ध्यान से, इसको एक्टिव करने की जरूरत है, इसको फंक्शनल बनाना है, क्योंकि ये कैसा है? नॉन फंक्शनल। तो बेटा इसको हमें जरूरत पड़ती है फर्दर प्रोसेस की। इस प्रोटीन को हम लोग करते हैं बाद में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या करते हैं बेटा? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है वो क्या है? तो देखो क्या है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में बेटा, हम लोग क्या करते हैं देखो, यहां पर बेटा एक ये जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका ईआर एंड गोल्गी बॉडी में। किसमें होता है ये? ईआर एंड गोल्गी बॉडी में होता है। अब ईआर और गोल्गी बॉडी में क्या होता है देखो, ईआर में क्या होता है बेटा? ईआर में ये जो पेप्टाइड हैं, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड, बेटा इनके बीच तीन, कितने? तीन 3 डाई, सॉरी दिख नहीं रहा, सॉरी, कितने बेटा? 3 डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाए जाते हैं। कितने? 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए जाते हैं बेटा। कितने? 3 डाइसल्फाइड। और देखो इसको थोड़ा सा हटाते हैं। कितने बेटा? 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड। कितने? 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड। और बेटा ये किसमें हो रहा है आपका? ईआर में। अगर गोल्जी बॉडी की बात कर दें तो गोल्जी बॉडी में बेटा रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। क्या होता है? रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। तो बेटा यहां पर एक मैच्योर इंसुलिन बनकर तैयार होता है। कैसा इंसुलिन? मैच्योर इंसुलिन। और मैच्योर इंसुलिन कैसे दिखता है देखो बेटा, ये मान लो आपकी ए पेप्टाइड है, ये मान लो आपकी बी पेप्टाइड है। ये क्या है आपकी? ए पेप्टाइड और ये है आपकी बी पेप्टाइड। ठीक है। अब ये जो ए पेप्टाइड है बेटा, इसमें होते हैं 21 अमीनो एसिड और ये जो बी पेप्टाइड है इसमें होते हैं टोटल कितने? 30। तो अब देखो, और इसमें क्या बना दो? डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक
ये 2, और तीसरा होता है बेटा किसमें, पेप्टाइड ए में होता है। तीसरा किसमें होता है, पेप्टाइड ए में। तो यहां पे टोटल कितने अमीनो एसिड हो गए, 51 अमीनो एसिड। कितने हो गए बेटा, 51 अमीनो एसिड। इतनी चीज क्लियर है। तो यहां पर इस तरह से बेटा ये हो गया आपका मैच्योर इंसुलिन, और यही इंसुलिन कैसा होता है, फंक्शनल होता है बेटा। कैसा होता है, ये फंक्शनल होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का क्या लिया बेटा, जीन लिया, और ह्यूमन इंसुलिन के जीन को बेटा हमने क्या किया, सीधा ह्यूमन इंसुलिन के जीन को हमने क्या कर दिया, सीधा बेटा बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। फॉर एग्जांपल मान लो कि बैक्टीरिया के अंदर हमने डाल दिया, तो बेटा बैक्टीरिया के अंदर सीधा हम डाल सकते हैं। चलो देखते हैं, डाल तो दिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। किसकी मदद से, वेक्टर की मदद से। अब वेक्टर इसके लिए लेते हैं हम लोग क्या बेटा, प्लाज्मिड। क्या लेते हैं, प्लाज्मिड। अब ये सब आपको पता चलेगा, और यह पता चल चुका होगा अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो। तो प्लाज्मिड हमने ले लिया। अब क्या होगा, अब बेटा जैसे ही हमने उसके अंदर डाला, तो आपको पता होना चाहिए बेटा जो जीन है वो बनाएगा क्या, एमआरएनए। क्या बनाएगा, एमआरएनए। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें बेटा डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक जीन होनी चाहिए तब। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक जीन डालेंगे ना, तो उसमें बेटा डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता, बीच में बनता है एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे एक्सॉन एंट्रॉन दोनों ही होते हैं। और आपको पता है काम के होते हैं एक्सॉन, एंट्रॉन काम के नहीं होते। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। जिसके लिए हमें क्या करना है बेटा, जिसके लिए हमें एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है जिसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 स्टेप आते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। अगर स्प्लाइसिंग की बात करें तो स्प्लाइसियोसोम में बेटा, स्प्लाइसिंग में स्प्लाइसियोसोम नामक एंजाइम आता है जो क्या करता है बेटा, इंट्रॉन्स को काटकर हटा देता है, सारे एक्सॉन को डीएनए लाइगेज की मदद से, सॉरी आरएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देता है। फिर उसके बाद कैपिंग की जाती है, टेलिंग की जाती है, वो सब प्रोसेस है। लेकिन क्या यहां पर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। स्प्लाइसिंग जैसा प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, स्प्लाइसियोसोम होता ही नहीं है। तो ये तो प्रोसेस हमारे लिए गलत हो गया। तो हम यहां पर डायरेक्ट ह्यूमन इंसुलिन का जीन उठाकर नहीं डालते हैं। ये अप्रोचेस हैं, जैसे जैसे अप्रोच की गई। फिर हमने क्या किया, उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, आप सीधा हम क्या करें, दिक्कत कहां आ रही, एमआरएनए में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करें, सीधा एमआरएनए ही ना निकाल लें। कैसा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल हो चुका हो, उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हो चुका हो, पूरा मेच्योर एमआरएनए निकाल लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, और निकालते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं क्या, mRNA। अब इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो भी मॉडिफिकेशन होना था सब हो चुका है, सब कुछ हो चुका। अब हमने उठाकर इसको क्या, इससे क्या किया बेटा, लैब में ही हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, रेट्रोवायरस में पाया जाता है बेटा, खास बात होती है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है बेटा, हम लोग उसकी मदद से इससे बनाते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या बनाते हैं इससे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब मुझे ये बताओ, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेटा, क्या इसमें कोई भी, जब भी आपका क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, तो उसमें क्या इंट्रॉन्स होंगे, क्या स्प्लाइसिंग जैसा स्टेप चाहिए इसमें, नहीं चाहिए। तो अब हम इस पार्ट को उठाकर सीधा कहां डाल देंगे, बैक्टीरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। सुनना बहुत ध्यान से। तो हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब भैया इससे क्या बन गया, इससे हमारी प्रोटीन बन गई। पहले आरएनए बनेगा, एमआरएनए। तो एमआरएनए में तो कोई एंट्रॉन होंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले ही प्रोसेस्ड एमआरएनए लिया था, उससे डीएनए बनवाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। तो उसमें हमें जरूरत नहीं है किसकी, स्प्लाइसिंग की। तो भैया उसने एमआरएनए बिल्कुल प्रोसेस बना दिया और उसने जाके प्रोटीन बना दी, प्रोटीन बन गई हमारी। अब क्या होगा, प्रोटीन बनने के बाद होता यह है बेटा कि यहां पर आपको पता है कि ए पेप्टाइड भी होगा, बी पेप्टाइड भी होगा और सी पेप्टाइड भी होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या चाहिए, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन चाहिए। और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है क्या, प्रोकैरियोट में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्योंकि बेटा
प्रोकैरियोट्स में आपके जो सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे कि ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब प्रेजेंट नहीं होते बेटा। ये सब प्रेजेंट नहीं होते तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा कैसे? और जब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा नहीं तो प्रोटीन बनेगी नहीं। तो ये प्रोसेस भी क्या हो गया तुम्हारा? फेल हो गया, अप्रोचेस फेल हो गया। तो अब हमें जरूरत पड़ी किसकी? सेम। क्या पड़ी? देखो, फिर अमेरिकन कंपनी थी एक। क्या थी बेटा? अमेरिकन कंपनी। एक अमेरिकन कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी थी बेटा जिसका नाम था एली लिली। क्या नाम था बेटा? एली लिली। इसने 1983 में बेटा क्या किया? इसने दिमाग लगाया। इसने कहा यार जो इंसुलिन है उसमें बेटा कोई भी सी पेप्टाइड नहीं होता है, तो क्या किया जाए? तो उसने कहा यार कि ए पेप्टाइड ले लिया जाए, बी पेप्टाइड ले लिया जाए। अगर हम ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड को 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाए तो हमारा इंसुलिन बनकर तैयार हो जाएगा। तो उनका इतना बवाल ही क्यों करना? हम ह्यूमन इंसुलिन जीन के उस पार्ट को लेते हैं जो केवल ए पेप्टाइड चेन बनाता है। हम ह्यूमन इंसुलिन जीन के उस पार्ट को लेते हैं जो केवल बी पेप्टाइड चेन बनाता है, और उसको सेपरेटली इकोलाई बैक्टीरिया में क्या कर लेते हैं? मल्टीपल ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड का प्रोडक्शन कर लेते हैं। और जब मल्टीपल ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड का प्रोडक्शन कर लेंगे तो उसको आर्टिफिशियली लैब में क्या कर देंगे? 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़कर ह्यूमन इंसुलिन बढ़िया से तैयार कर देंगे। ऑफ करते हैं। इन्होंने क्या बोला? हमने ए पेप्टाइड को प्रोड्यूस करने वाला क्या ले लिया बेटा? जीन ले लिया। और इधर बी पेप्टाइड को प्रोड्यूस करने वाला क्या ले लिया? जीन ले लिया। ए पेप्टाइड को प्रोड्यूस करने वाला जीन ले लिया, बी पेप्टाइड को प्रोड्यूस करने वाला जीन ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? उठाकर बेटा इसको सीधा कहां डालेंगे? इकोलाई। इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? इकोलाई। ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन आते हैं बेटा। इकोलाई के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इन दोनों सेपरेटली बहुत ध्यान देना, अलग अलग दोनों इकोलाई बैक्टीरिया थे। मतलब एक इकोलाई बैक्टीरिया में इन्होंने ए पेप्टाइड वाला जीन डाला और दूसरे वाले में बी पेप्टाइड वाला जीन डाला। ठीक, ए पेप्टाइड वाला जीन डाला, बी पेप्टाइड वाला जीन डाला, और दोनों को बेटा क्या कर दिया? देखो, दोनों से सेपरेटली खूब सारी ए पेप्टाइड प्रोड्यूस करा ली इससे, और इससे खूब सारी क्या प्रोड्यूस करा ली? बी पेप्टाइड। क्या प्रोड्यूस करा ली? खूब सारी बी पेप्टाइड। इससे ए पेप्टाइड प्रोड्यूस करा ली और इससे क्या करा ली बेटा? ए पेप्टाइड। इससे क्या प्रोड्यूस करा ली? ए पेप्टाइड। भाई वो जीन लिया जो ए पेप्टाइड प्रोड्यूस कर रहा था, तो उस जीन को जैसे ही इकोलाई के अंदर डाला उसने क्या? मल्टीपल ए पेप्टाइड प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। इधर इसने खूब सारी मल्टीपल बी पेप्टाइड प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। अब जब ये दोनों प्रोड्यूस होने लगे फिर इकोलाई से उन सब दोनों पेप्टाइड को हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद बेटा लैब में ए पेप्टाइड को और यहां पर बी पेप्टाइड को हमने यहां डाइसल्फाइड ऐसे करके और यहां पर ऐसे करके डाइसल्फाइड जोड़ दिया, और ये आपका बनकर तैयार हो गया बेटा क्या? हीमोलिन। क्या है बेटा? हीमोलिन। क्या है ये? हीमोलिन। क्या है ये? हीमोलिन। हीमोलिन मतलब ह्यूमन प्लस इंसुलिन। समझ में आया? कैसे प्रोड्यूस कराया? था टेक्निकल था बिल्कुल था। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने लैब में क्या प्रोड्यूस कराया? ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कराया। तो याद क्या रखना है? याद रखना है कौन सी कंपनी थी? 1983 में एली लिली कंपनी थी जिसने किसका यूज किया? इकोलाई बैक्टीरिया का यूज किया। क्या प्रोड्यूस कराया? ए पेप्टाइड चेन अलग इकोलाई में, बी पेप्टाइड चेन अलग इकोलाई में, दोनों से सेपरेट करके लैब में 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा उसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या बन के तैयार हुआ आपका? बिल्कुल फंक्शनल इंसुलिन। सी पेप्टाइड का कोई झंझट नहीं। बोलो कोई दिक्कत? अब इसको लेते कैसे? क्या तरीका है लेने का? क्या उठा के डायरेक्ट ब्लड में डाल दिया? बताओ, उठा के डायरेक्ट ब्लड में डाल दें? नहीं बेटा, उठा के डायरेक्ट आपको ब्लड में नहीं डालना है। अगर आप डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन ब्लड में ले लोगे आपको लग जाएगा इंसुलिन शॉक। आपको क्या लग जाएगा? इंसुलिन शॉक लग जाएगा बेटा। तो अगर आप चाहते हो आपको इंसुलिन शॉक ना लगे तो आपको लेना है इसको सबक्यूटेनियसली।
सबक्यूटेनियस क्या होता है बेटा, आपकी जो मेम्ब्रेन फैटी लेयर होती है उसमें हम लोग इंजेक्ट करा लेते हैं और फिर ये थोड़ा थोड़ा इंसुलिन आपके ब्लड में जाता रहता है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। उसको बोलते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। तो इस तरह से आपकी ग्लूकोज होम्योस्टेसिस क्या रहती है? बिल्कुल बैलेंस रहती है। कोई क्वेश्चन कर दे अगर आपसे, क्या भैया ओरली ले सकते हैं? अगर ओरली ले लिया इंसुलिन तो बेटा होगा क्या, बताओ क्या होगा? अगर हमने इसको ले लिया बेटा तो वो अंदर जाकर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट कर देगा। है तो प्रोटीन, और प्रोटीन क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। तो इंसुलिन क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एमाइनो एसिड की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, काम खत्म। तो नहीं ना, हमें ये नहीं करना है ना, इसलिए हम सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कराते हैं, डायरेक्ट ब्लड में नहीं लेते क्योंकि इंसुलिन शॉक लग जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इस तरह से बेटा